पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के बड़े वेल नोन, बड़े रीनोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो बड़े अरसे से नौजवानों को और जो करियर में अपनी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बड़े अरसे से मोटिवेट करते रहे हैं अपने स्पीचेज़ के थ्रू। फिर उन्होंने अपना एक कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से एक इदारा बनाया जो इसी काम में इन्वॉल्व है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे करियर में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनकी स्पीचेज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पकड़ते हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट लाइफ में उनके बहुत सारे मैंने पेजेस लाइक किए हुए थे और उनके क्लिप्स गाहे बगाहे मेरी नज़रों से गुजरते रहते थे और मैं इंटेंशनली भी, यानी कि इरादतन भी, मैं उनके वो क्लिप्स देखा करता था ताकि मेरी मोटिवेशन बरकरार रहे। वो मतलब नो डाउट कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा मोटिवेट कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि वो अच्छा बोलते हैं, लोगों को समझ के उनके उनके मुताबिक वो बात कर रहे होते हैं, उनके मुताबिक उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो वो इसी बेस पे वो एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बन के पाकिस्तान के नक्शे पे नज़र आ रहे हैं इस वक्त। फिर पिछले दिनों मैं बड़ा इंस्पायर हुआ जब मैंने ये मैंने पूरी एक न्यूज़, उनकी पूरी खबर पढ़ी जिसमें उन्होंने अंदिया दिया था कि वो कासिम अली शाह फाउंडेशन से वो जो है वो किनारा इख्तियार करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे। क्यों वो उसमें उधर उन्होंने ये पेश किया कि कासिम अली शाह फाउंडेशन इस वक्त अपने अरूज पे है और अरूज पे कोई चीज़ छोड़ देना जो है वो बहादुरों का काम है, वो वही अक्लमंदी है। हालाँकि अब इस जो जितनी मेहनत उस इदारे ने करनी थी वो कर ली, अब तो उसने उसका फल कैश करना है। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार ये शख्स जो है ये बड़ा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला आदमी है। बिल्कुल जैसा ये कहता है, लोगों को मोटिवेट करता है, वैसे ही इसके अपने अंदर मोटिवेशन है, वैसे ही ये इसके अपने अज़ाइम है। तो मैं बड़ा उस वक़्त इंस्पायर हुआ उनकी इस चीज़ से। लेकिन जब उसी न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि जी वो कहते हैं मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो मैं एकदम ठठक गया। बहरहाल उस वक़्त मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आई कि मैं क्यों ठटका। उसकी रीज़न मुझे उस वक़्त समझ आई जब 3-4 दिन के बाद कासिम अली शाह साहब को एकदम से जो है ना वो सियासी तौर पे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि मैं इसीलिए ठटका था। यानी कि उन्होंने आते बड़े भोंदे से स्टाइल में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। उन्होंने जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दूसरे-तीसरे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। और उन्होंने जो सबसे पहला वो मुलाकातों के बाद भी उनका सबसे पहला कोई इंटरव्यू होगा किसी चैनल में, उन्होंने वो जनाब इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। यानी कि आप ये देखें कि एक पार्टी का चेयरमैन जो इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और वो लीडर जो पाकिस्तान के इस वक़्त सबसे मकबूल तरीन लीडर है और जिसके साथ स्पेशली नौजवान तबका जो 60 से 62% पाकिस्तान का तबका है, वो जज़्बातियत की हद तक जिसके साथ लगाव रखता है, उनके ऊपर उन्होंने आके अटैक कर दिया। और उधर उन्होंने बड़े बड़े ही बिल्कुल मामूली से उधर उन्होंने पेश किया जी कि उनमें अकड़ बहुत है और वो मैं जहाँ वहाँ जाके बैठा जब उनके पास मुलाकात के लिए, तो उनके जो स्टाफ का था वो रवैया उनको अच्छा नहीं लगा, वो हितक-अमेज़ होगा या उनके हिसाब से हितक-अमेज़ होगा। बहरहाल वो एक ज़ाहिर है कि वहाँ पे वो गए होंगे तो वो एक डेकोरम होगा पार्टी का, उस हिसाब से उन्होंने उनको ट्रीट किया होगा। तो बहरहाल उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उनके बकौल उस पार्टी में इंसाफ नहीं है एटसेट्रा। अब पीटीआई की जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त स्ट्रेंथ है वो उसकी सोशल मीडिया के जो एक्टिविज़्म है, पीटीआई के कारकुनान का और आम लोगों का जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और पीटीआई के इस बयानिए को आगे बढ़ाने में और पीटीआई के मुखालफिन को टैकल करने में, हैंडल करने में उनकी सोशल मीडिया की जो हैंडलिंग है वो बड़ी बड़ी मतलब इस वक़्त इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो वही हुआ जी, कासिम अली शाह साहब के ऊपर टूट पड़े उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, पीटीआई के कारकुनान उनके ऊपर टूट पड़े और कासिम अली शाह साहब जनाब फ़ौरन से पहले घबरा गए। 3 से 4 दिन बाद ही उनकी बस हो गई। लेकिन इस सब में वो जो एक चीज़ बड़ी ख़राब उनकी नज़र आई ना, वो उनकी ये थी कि जी फ़ौरन से पहले वो इतना परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ? कि वो फ़ौरन से पहले पर्सनल हो गए, यानी कि वो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में कि नहीं मैं ठीक हूँ, वो पर्सनल हो गए, वो पीटीआई के चेयरमैन को उसके बाद तनकीद का निशाना बनाते रहे इमरान खान साहब को। मतलब एक उनका क्लिप सामने आया जिसमें वो कह रहे थे जी कि जो शख्स आपको ख्वाब दिखाता है वो शख्स ठीक नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है वो सारे समझते हैं कि जो इनका तनकीद थी इनडायरेक्टली वो इमरान खान के ऊपर तनकीद थी। लेकिन इस चीज़ से उनकी वो जो 8-10 साल की जो मेहनत है मोटिवेट करने की, लोगों को एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर उनकी जो मेहनत थी, नाम बनाने की, वो खटाई में पड़ती हुई नज़र आने लगी। 8-10 साल वो भी तो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अभी ये कहते हैं कि ख्वाब देखें आप, किसी बड़े मकसद के हसूल के लिए आप जब तक विज़न नहीं देखेंगे, आप ख्वाब नहीं देखेंगे, आप बड़े मकसद की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। तो सारी ज़िंदगी वो ख्वाब देखने का नौजवानों को दर्स देते रहे, लेकिन इस मौके पे आके वो अपनी ही तालीमात वो भूल गए, यानी इतने परेशान हो गए। फिर वो उनके बेटे को अ, वहाँ पे तनकीद का सामना करना पड़ा उनके इन ख़यालात की वजह से, इस क्रिटिसिज़्म की वजह से। तो इस बात पे आके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए।
अब एक पॉलिटिशियन है, आपने पॉलिटिक्स में आने का अंदिया दिया, पॉलिटिशियन की जो पर्सनल लाइफ है पर्सनल नहीं रहती, वो फिर पब्लिक हो जाती है। किसी पॉलिटिशियन के जो हिमायत करने वाले लोग हैं वो भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं कि यार हम सही बंदे की हिमायत कर रहे हैं क्या, ये इसकी फैमिली लाइफ ये है कैसी, वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं इस चीज़ में। और जो ओपोनेंट्स हैं वो उसमें से कीड़े निकालने के लिए उसके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं कि यार इसकी पर्सनल लाइफ क्या है। तो आप मतलब आपके जब बेटे पे तनकीद हुई तो आप उस वक़्त आपके हाथ पाँव फूल गए बिल्कुल, और आपने माफ़ी माँगी और आप एक बार बिल्कुल साइड पे हो गए। अब इसमें मतलब इस तरह का मैं उनके बारे में जो थोड़ी-सी अपनी राय रखता हूँ वो ये है कि जी बिल्कुल नो डाउट कि वो एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफ़ेशनली वो कामयाब रहे हैं, उन्होंने अच्छा नाम कमा लिया है। लेकिन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को समझे बगैर आप पॉलिटिक्स के बारे में ना तो कमेंट कर सकते हैं और ना ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कोई ऐसी कमेंट कर दूँ जो जो सही ना हो और मुझे उसका बैकलैश ना मिले या मुझे उसको क्रिटिसिज़्म ना करना पड़े, तो फिर पॉलिटिक्स में आप जा नहीं सकते। फिर ये कि पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को समझे बगैर आप उसमें कूद पड़े और आपने ये समझ लिया कि मुझे मैं जो भी कहूँगा लोग हर उसको सही समझेंगे, क्योंकि आपको लोगों ने पहले एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर आपको लोगों ने कबूलियत दी थी। फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में आए तो उसके लिए ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी था। उनको किसी छोटे-मोटे लेवल पे एमपी, एमएनए के लेवल पे उनको पहले इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत थी, उसके लिए पहले मेहनत होनी थी, उनको पता चलना था भी कि मेहनत कैसे होती है इस काम में और कैसे एक लीडर बनता है। ज़ाहिर है उनको सालों-साल मेहनत करनी पड़ी थी। तो वो एमएनए, एमपी का इलेक्शन लड़ लें, वो इस वक़्त इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं जाके नेशनल लेवल के लीडर के मुकाबले पे खड़ा हो जाऊँगा और लोग मेरी बात को ज़्यादा अहमियत देंगे उसके मुकाबले में, तो ये उनकी गलतफ़हमी थी, जो कि अब तक मुझे यकीन है कि वो दूर भी होगी। यानी कि वो अगर ये कहेंगे कि मैं जाके पीटीआई इमरान खान के लेवल पे खड़ा हो जाऊँगा, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लेवल पे खड़ा हो जाऊँगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी है, तो इससे उनको निकलना चाहिए था। खैर चलें, बहरहाल वो अब समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। तो हम तो खैर उन्हें हम कोई नहीं होते अभी उन्हें एडवाइस करें कि क्या करना है क्या नहीं। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं जी। कल की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो शेख रशीद साहब के लाल हवेली, जो कि शेख रशीद साहब के बकौल तो वो 5 मरले का उनका घर है जिसको उन्होंने लाल हवेली का नाम दिया हुआ है। शेख रशीद साहब की लाल हवेली को गवर्नमेंट ने सील कर दिया और उन्होंने उज़र ये पेश किया कि जी इन्होंने इस जगह का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट की जगह पे बनाया गया, यानी इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आता है। जबकि शेख रशीद साहब का इस बारे में बयान ये है जी कि ये बिल्कुल लीगल है, सारा कुछ ओके है, ये गवर्नमेंट जो है वो इंतकामी सियासत कर रही है और मैं इसको चैलेंज करूँगा उनके इस कदम को, इक़दाम को। अच्छा, ये काम हो गया। अब इस काम के पीछे गवर्नमेंट के 2 मकासद हो सकते हैं। इस काम के और इस तरह के दूसरे कामों के पीछे, जैसे कि वो आप देखेंगे कि फवाद चौधरी को, जो इत्तलाआत के वफाकी मिनिस्टर रहे हैं पहले और पीटीआई के नायब सदर भी हैं वो, उनको किस तरह गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और किस तरह उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह उन्हें अदालत में लाए और बड़ा एक खित्तक-आमेज़ सा स्टाइल में उनको किया। और अभी इत्तलाआत ये भी आ रही हैं जी कि उनको टॉर्चर किया गया है। और उससे पहले शहबाज गिल, उससे पहले आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, तो इस तरह के कामों के 2 मकासद समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि जी जो हमारी इस वक़्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो अपने पुराने रिवायती तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है पाकिस्तान में। हालाँकि पाकिस्तान के माशरे के बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं इस वक़्त। लेकिन वो अभी भी इंतकामी सियासत कर रही है वो। उसका एक एक बहुत बड़ा जो सबूत मिलता है वो उनके माइनस इमरान खान के जो एक उनका मकसद है कि माइनस इमरान खान कर दिया जाए, गाय-बगाए सामने भी आता रहता है इस तरह की बातें, वो उससे बड़ा वाज़ेह होता है। क्योंकि नून लीग को अगर हम देखें तो उनके जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो इस वक़्त नाअहल हो चुके हैं, वो इस वक़्त इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वो पार्टी की जो स्क्रीन से गायब है, वो मुल्क से भी बाहर है। तो वो भी चाहते हैं जी कि पीटीआई भी उनके लेवल पे आके खड़ी हो जाए, क्योंकि पीटीआई का जो असल असासा है वो इमरान खान साहब है। पीटीआई के बाकी लीडर्स सारों की साख एक तरफ और इमरान खान की साख एक तरफ। तो इमरान खान को वो माइनस करके अपने लेवल पे लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो इससे भी लगता है जी कि ये बेसिकली इंतकाम की सियासत में इन्वॉल्व है। हालाँकि आज के दौर में परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है, इंतकाम इस तरह के काम करके आप यानी कि आप किसी के लीडर को साइड पे कर दें, तशद्दुद करें, जो भी करें, वो चीज़ें कम मैटर करती हैं। दूसरा मकसद ये हो सकता है गवर्नमेंट का इस तरह की कार्रवाइयाँ डाल के कि गवर्नमेंट डिलीवर कुछ नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को एक मुआशी तबाही के धाने पे इस वक़्त गवर्नमेंट ले रही है। तो दूसरा मकसद ये हो सकता है जी कि जो लोगों की एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए महँगाई, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आएगी, तो ये एक किस्म की बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी का माहौल होने वाला है। ये उससे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के काम कर रही है।
ताकि लोग उस तरफ ध्यान ही ना दें और इन चक्करों में पड़ जाएँ। और जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं साहब ही, वो भी ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह की खबरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये खबरें तो होती ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की। एक नेशनल लेवल के लीडर को आप उठा के बंद कर दें या उसकी जगह को सील कर दें, उसके पब्लिक सेक्रेटरीट को सील कर दें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो वो भी इस तरह की खबरों में आ जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा जो असल इश्यूज़ होते हैं, जो इश्यूज़ आपके मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फिर साइड पे होना शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है कि दूसरा मकसद ये हो, और इसी मकसद के लिए वो मरीम नवाज़ साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी कि जी सियासत के बाज़ार को गर्म करें, पार्टी को रीऑर्गनाइज़ करें और लोगों की तवज्जो को जो है ना उस सियासत की तरफ ज़्यादा लगाएँ और जो असल इश्यूज़ हैं, महँगाई वगैरह, उनकी तरफ ना लगाएँ। तो इस तरह के काम इस तरह के मकसद से हो सके हैं। लेकिन इस सब चीज़ में जो पाकिस्तान की अवाम पिस रही है और जिस तरह पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं कि आप कटोरा ले लेके हम हर जगह फिर रहे हैं। आप जो इस वक़्त करंट गवर्नमेंट है, वो जो नारा लेके आई थी, वो पीटीआई के खिलाफ महँगाई ख़त्म करने का नारा लेके आई थी कि जी हम आके जादू की छड़ी घुमाएँगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान जो है तरक्की की पटड़ी के ऊपर चढ़ के दौ सर पर दौड़ने लगेगा। वो वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो इस तरह के हालात में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये गवर्नमेंट, इसके पास एक रास्ता बहुत अच्छा था, है, अभी भी है, कि ये फ़ौरन से पहले जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व करे, सारा कुछ लपेटे और अगर इलेक्शन की डेट दे और चुप करके बैठ के कैंपेन करे। व्हाटएवर जो भी इनके पास अपने पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट्स जो भी हैं वो उनकी बेस पे करे, पॉलिटिक्स करे, जिस तरह भी करे। लेकिन ये इनके पास एक बाइज़्ज़त रास्ता है, अभी भी था। लेकिन वो क्या कर रही है जी कि वो इस तरह के कामों में अवाम को लुझा के अभी भी टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। हालाँकि हालाँकि अभी होगा क्या जी कि अभी 2 सूबों की इलेक्शन होंगे और फिर 33 कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन होंगे। तो फिर जो असल मुकर्ररा टाइम है जनरल इलेक्शन का, वो सितंबर-अक्टूबर में जाके आएगा। वहाँ पे जाके उस वक़्त जो है वो बाकी 2 सूबों की असम्बलियों के इलेक्शन होंगे और आपके बाकी नेशनल असम्बली की सीटों पे इलेक्शन होंगे। तो ये गैर यकीनी कैफ़ियत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कैफ़ियत ये आपकी थ्रू आउट ईयर इस पूरा साल चलेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पहले मुआशी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पहले मुआशी स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है। फिर 3 से 4 महीने में जब अवाम का भुरकस निकल चुका होगा, तो जो वो 3-4 महीने के बाद सिचुएशन होगी, उस वक़्त आप ज़्यादा कमज़ोर फुटिंग पे खड़े हुए होंगे। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। असल जो चीज़ मैटर करेगी कि आम लोगों को सहूलियात मिल रही हैं कि नहीं, आम लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, आम लोग महँगाई की चक्की में तो नहीं कहीं पिस रहे। तो सबसे अच्छा रास्ता इस गवर्नमेंट के लिए ये होता कि ये बजाय इसके कि मज़ीद अपना जो है वो तमाशा बनाने के, वो इस वक़्त इस काम में हो सकती थी इन्वॉल्व। और इसमें वो ज़ायका कोई नहीं है। हर अच्छी जमहूरियत में, हर अच्छी पॉलिटिक्स में, जहाँ पे अच्छी पॉलिटिकल रिवायत होती है, वहाँ पे ये काम होते हैं। अभी आप बरतानिया को उठा के देख लें, बोरिस जॉनसन आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर था। उसने उसका एक छोटा-सा पॉइंट मिला था पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कि जी उन्होंने वो कोविड के दिनों में अपने जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वहाँ पे बैठ के पार्टी की थी। इस चीज़ का इतना शोर मचा कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। उसके बाद जो नई प्राइम मिनिस्टर उनकी आई थी, वो मुआशी इस्लाहात लाने के लिए आई थी और कुछ माशी अहदाफ़ उन्होंने रखे हुए थे, वो हासिल करने के लिए आई थी, लेकिन वो अहदाफ़ को डिलीवर नहीं कर सकी, माशी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, तो वो चुप करके इस्तीफ़ा देके निकल गई। उसके बाद एक और आई, वो भी इसी तरह चली गई। अब ऋषि सुनक आए हुए हैं, अब देखें वो क्या करते हैं। बहरहाल वहाँ पे किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, दुनिया में कहीं पे कोई तनकीद नहीं इस चीज़ के ऊपर हुई कि भी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अभी मतलब सारा कुछ हो गया, ना तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कोई इस तरह का बयान आया जी कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, ना किसी और का आया जी। अभी भी उन्हें लगता है कि कोई ना कोई मुआवज़ा हो सकता है। लेकिन मुआवज़ा ज़ाहिर सी बात है उनकी नज़र में तो वो प्याला उठा के कटोरा लेके फिरना ही है। वो उसी चीज़ में वो समझते हैं जी कि कोई हमें ऊपर से आके डाल देगा। अपनी मेहनत पे अभी भी उनको पता है जी कि उनसे कुछ नहीं होने लगा। तो ये चीज़ इस वक़्त पाकिस्तान में चल रही है। तो अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 33 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। कौमी असम्बली की 33 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो 33 हलकों में पीटीआई ने जो ऐलान किया है कि भई इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। 33 हलकों में वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अभी इमरान खान साहब को मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो उनकी नीयत मुझे बाकी सबसे बेहतर लगती है पाकिस्तान के लिए कि भई मैं सब कुछ भी कुर्बान कर दूँ, तो मैं पाकिस्तान के लिए कोशिश करता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, सब कुछ कुर्बानी देनी पड़ जाए। उनकी ये नीयत हमें महसूस होती है, तो मैं भी उनको दूसरों से बेहतर समझता हूँ। लेकिन इस तरह के फैसले जो हैं वो थोड़े से डाउट्स क्रिएट करते हैं उनकी पॉलिसी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 33 हलकों में अगर वो इलेक्शन खुद लड़ना चाह रहे हैं, तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है जी कि अगर इमरान खान पार्टी में मौजूद नहीं है, या इमरान खान अगर 342 सीटों पे नहीं खड़े हुए,
तो वो 342 सीटें पीटीआई के हिस्से में नहीं आएंगी। कहने का मकसद है कि जी 33 हल्कों में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये बाकी लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रगल फिर क्या है? ये बाकी लोगों की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल आज जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, 342 सीटों पे आपने अपने टिकट होल्डर्स को खड़ा करना है। तो अगर ये हालात है कि जी आप खड़े होंगे तो इंश्योर होगा कि जी ये इलेक्शन जीते हैं, तो फिर वो लोग खड़े होंगे, वो फिर क्या करेंगे? कहने का मकसद है जी कि जो चीज़ आपकी नज़र आती है लोगों को, जिसकी वजह से आपको लोग वोट देते हैं, पसंद करते हैं, तो वो चीज़ आपकी पार्टी के बाकी लोगों में भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। तो इससे जो एक एलिमेंट नज़र आता है जी कि जो पीटीआई है वो भी इस वक्त शख्सियत परस्ती की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। हालांकि पीटीआई को इन रिवायात को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, पार्टी के अंदर अच्छी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए थी, और उसके लिए जो मेजर्स ऑर्गेनाइज किस्म के मेजर्स लेने पड़ते वो लेने चाहिए थे। लेकिन पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के ऊपर अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों पर सोचते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में देखेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर पीटीआई को काम करने की ज़रूरत है। तो आज का मेरा वीलॉग यहाँ तक कि आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।